रोहन गुप्ता जी, तमाम दलदल के नेता मिल रहे हैं, लेकिन ये बताइए नेता कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने? वो राहुल गांधी होंगे, वो नीतीश कुमार होंगे, वो ममता बनर्जी होंगी, केजरीवाल होंगे? कौन होगा विपक्ष का नेता जो मजबूती से नरेंद्र मोदी जैसे नेता को टक्कर दे पाएगा? रोहन गुप्ता जी। देखिए चित्रा जी, आपने अपने शुरुआत के वक्तव्य में कहा कि मोदी विरोधी, यहाँ पे किसी के विरोध की बात नहीं, यहाँ लोकतंत्र बचाने की बात है। जितनी भी पार्टी आज है जो भाजपा के सामने लड़ रही है, उनके सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। सत्ता की तो चैलेंज है ही, पर उसके बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे करें। चित्रा जी, आज आप देख लीजिए कि एक बाजू आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं लोकतंत्र के, प्रेस बचाने के, मीडिया बचाने के। जो भी आदमी उनके खिलाफ खड़ा होता, वो कोई मीडिया की बात हो या कोई विपक्षी नेता की बात हो, कोई पत्रकार हो, उनके ऊपर सीधा अटैक किया जाता है। तो लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हो रही है, हमको उससे देश को बचाना है। मैं आज यहाँ पे हूँ, कर्नाटक में हूँ, बेंगलोर में हूँ। अभी यहाँ पे कोऑपरेटिव का एक बड़ा स्कैंडल बाहर आया चित्रा जी। 2 महीने पहले इनकी भाजपा सरकार ने कहा था, 2000 करोड़ के करीब का स्कैंडल है। 2 महीने पहले कहा था कि हाँ ये तो स्कैंडल हो गया, हम सीबीआई को जांच के लिए देंगे। आज तक वो जांच नहीं दी गई। आप सोचिए, अब कोई विरोधी नेता होता, विपक्ष का नेता होता, अभी तक तो जांच हो गई होती, ऑर्डर भी आ गया होता, जेल में भी चले गए। एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई है बीजेपी की ओर से, जरा उस पर मैं रोहन जी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। फुल फ्रेम में आप दिखाइए। बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उनकी ओर से ये फोटो ट्वीट करते हुए लिखा गया है, और न जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार। तो राहुल गांधी के नेतृत्व को मुस्कुराते हुए झुककर क्या मान लिया है नीतीश कुमार ने? रोहन गुप्ता जी। देखिए, आप भाजपाई ट्रोल के ट्वीट पे मुझसे कमेंट चाहेंगे, कोई मतलब नहीं। आपका प्राइम टाइम डिबेट है चित्रा जी। मुझे नहीं लगता है कि आपकी डिबेट का समय आपको ऐसे ट्वीट के लिए व्यर्थ करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रोल है, इनका काम है इस प्रकार की बातें करना। जब इन्हीं के साथ सरकार में थे तब किसके सामने झुकते थे? तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में इतनी ओछी हरकत करनी चाहिए कि जब कोई पक्ष आपके साथ में नहीं है तब आप उसका मजाक उड़ाओ। लोकतंत्र है, आपके साथ में तब आप उनके बखान कर रहे थे, आज विरोधी है तो मजाक उड़ा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रोल के लिए आपको ये समय भी व्यर्थ करना चाहिए। हमारी डिबेट सीरियस मुद्दे पर है। मैंने जैसे कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी जिम्मेदारी है। बात यहाँ पे लोकतंत्र बचाने की बात, और कांग्रेस उसकी अगुवाई कर रही है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, उसके बाद में हर मुद्दे पे जब हमने जेपीसी की मांग की, काफी ऐसी पार्टियां थी चित्रा जी के कई मुद्दों पे हम लोग साथ नहीं थे, पर सबने मिलकर 18-19 पार्टियों ने जेपीसी की मांग की। सारे लोग हम साथ में मिलकर एक संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से लोकतंत्र को बचाया जाए। आज इस प्रकार का माहौल हो गया कि चित्रा जी, भाजपा के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो चुका है। जो सोनिया जी ने कहा, क्या भाजपा की नीतियों को खिलाफ बोलना देशद्रोह है? क्या नोटबंदी के खिलाफ बोलना देशद्रोह? लेकिन नेता क्या चीन हमारी जमीन में घुस के अतिक्रमण कर रहा है, वो करना देशद्रोह है? पलटकर पूछा जा रहा है, नेता कौन होगा? बिना नेता के आप नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ेंगे? बड़ा सवाल यही है ना। हमारा काम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी से हमको लड़ना नहीं, नरेंद्र मोदी से अब जनता लड़ रही है, उनके अहंकार से जनता लड़ रही है। हमको जनता के साथ खड़े रहना है, हमारे पे वो अहंकार नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है, उसकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी पार्टियां हैं जो चाहती है कि लोकतंत्र की रक्षा हो, सबको साथ में लेके एक प्लेटफॉर्म हम पूरा करेंगे, और जनता तय करेगी, देश तय करेगा नेता कौन होगा। हम इस अहंकार में नहीं रहना चाहते हैं कि हम ही तय करें कि अब सब कुछ है। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं चित्रा जी, मुझे बताइए ना, देश को क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? कौन से स्टेप से फायदा हुआ? आज इनके जितने भी गोल पोस्ट उन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगना हो जाएगी, हर भारतीय को घर मिलेगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, मैं आपको चैलेंज के साथ डिबेट करने को तैयार हूं। एक भी वादा जो मोदी जी ने किया हो, का 15 लाख वापस लाने किया, काला धन वापस आने का एक भी वादा उनका पूरा हो तो बताइए। ठीक है सर, लेकिन ये तमाम बातें जो कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जाती हैं, ये जनता के बीच में उस तरह से असर क्यों नहीं करती? क्योंकि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन दलों की अगर सरकार है, तो यानी कि बीजेपी जो समझा रही है वो समझ में आ रहा है। लेकिन क्या ये पासा अब पलटेगा? ये बड़ा सवाल है। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जरा विपक्षी एकता पर एक ही सवाल बाकी नेताओं से भी ले लेती हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अब देश भर में विपक्षी एकजुट हो, इसको लेकर आप लोगों की ओर से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन खुद शरद पवार की ओर से कभी जेपीसी को वो गलत बताते हैं, कभी कहते हैं विपक्षी एकता के लिए हम मान जाएंगे। तमाम दूसरे मुद्दों पर भी, डिग्री वाला मुद्दा हो उस पर भी विपक्षी नेताओं से वो अलग सुर अख्तियार करते हैं। वीर सावरकर के मुद्दे पर भी आप लोगों का अलग स्टैंड रहता है। तो पहले मुद्दों पर खुद तो विपक्ष एकजुट हो जाए, उसके बाद लड़िएगा बीजेपी। प्रियंका जी, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, वीर सावरकर जी का मुद्दा पूरी तौर से समाप्त हो चुका है। अब उस पर किसी प्रकार की चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। जेपीसी के मामले में भी आदरणीय शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, ये मेरी राय है, इससे अगर मेरे साथी सहमत नहीं होंगे तो जो सारे साथी चाहेंगे हम उसके साथ हैं। देखिए, परेशानी क्या है,
परेशानी ये कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बहुमत नहीं मिल रहा। ये बहुत ही स्पष्ट बात है, क्योंकि जितने विपक्षी दल हैं जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है, उसके अनुपात में जब हम देखते हैं तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिल पाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। परेशानी ये कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई तो इन्होंने सबसे पहले यह कहा कि हम कांग्रेस विहीन भारत को बनाएंगे। इसका मतलब क्या था कि इनके इस उद्बोधन में, इनकी इस घोषणा में दो चीजें छुपी हुई थी। एक छुपा हुआ था अहंकार और दूसरा छुपा हुआ था हिंसा, क्योंकि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही किसी के वजूद मिटाने की बात करते हैं। आज जो विपक्ष का मुद्दा है वो इनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति, इनका अहंकार और जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके दुरुपयोग को लेकर जो चिंता है उसके ऊपर पूरा विपक्ष है कि ये हम लोगों का कॉमन प्रोग्राम है। और आप निश्चित जानिए कि जब 1978 की बात है, शरद पवार जैसे नेता अगर एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग बयान देंगे, शरद पवार जी का कद इस देश में क्या मायने रखता है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन एक बार जो जेपीसी को निराधार बताएंगे, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी जो जांच करी है वो सही है, उसके अगले दिन वो पलट जाएंगे, तो सर आप लोगों के भीतर ही तो असमंजस की स्थिति है ना। कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। सावरकर का मुद्दा खत्म हो गया, कहां खत्म हुआ है सर? चित्रा जी, उन्होंने अपनी बात अपने साथियों पे थोपी नहीं है, उन्होंने अपनी सलाह दी थी। अगर मेरे साथी अगर उस सलाह को मानने को तैयार नहीं है, हम उस गठबंधन के साथ हैं, पीछे आने में उसमें क्या परेशानी है? कोई उसमें परेशानी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, आज कर्नाटक में जो टिकट बटे हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे मजबूत नेता है शटार साहब, वो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? नेगी साहब ने हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी को नकारा था, क्या कहेंगे आप? ये चलता है, लेकिन इसका तात्पर्य थोड़ी कि वजूद खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, गठबंधन को कोई परेशानी नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय सोनिया गांधी, ये सारे नेता वो हैं जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में है और इस देश की नब्ज को समझते हैं। राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकारेंगे आप लोग 2024 के लिए? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, 1977 में कौन सा नेतृत्व था? कहाँ थे उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब? कितने दिन चली सर सरकार? अगर 1977 वाला आप उदाहरण देंगे तो जनता कहेगी भैया ये लोग तो आपस में ही खींचतान में लग जाएंगे। कितने दिन चली सरकार और उसके बाद देखिए फिर इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी होती है। एग्जाम्पल भी दीजिए, कम से कम छोड़ दीजिए ना। मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, नेतृत्व की कोई जरूरत नहीं है। गठबंधन है और गठबंधन के सारे नेता इस तरह की देश का नेतृत्व कर सकते हैं, आनंद दुबे जी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है।